हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल टीचर्स। बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में और इससे पहले के क्वेश्चन हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? यानी कि इन अर्ली ग्रेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज preferable for teaching learning process: imitation without understanding, learning by doing, passive listening, rote memorization। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रटकर याद करना। रटकर याद करना, रटी हुई चीज़ बहुत कम समय के लिए याद रहती है और उससे समझ में कुछ भी नहीं आता है। तो इससे क्या होगा, सिर्फ बच्चा रट लेगा लेकिन उसको नॉलेज नहीं होगा। निष्क्रिय रूप से जब बच्चा निष्क्रिय है, पैसिव लिसनिंग कर रहा है, तो वो किसी भी चीज़, वो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, वो किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से जान नहीं पाएगा। ये भी रॉन्ग होगा। बिना समझे नकल करना, नकल कर रहा है, जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है एज इट इज़ नोट कर रहा है, तो उसमें क्या है, वो सिर्फ नकल कर रहा है और उससे उसकी कोई लर्निंग नहीं हो रही है, उसको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। इस तरह से उसका जो नॉलेज है वो स्थायी नहीं होगा, वो कुछ समय के बाद भूल जाएगा या उसको यही नहीं पता है कि उसने क्या राइट डाउन किया है। तो ये क्या हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें एजर्शन ए दिया हुआ है और इसका रीज़न आर दिया हुआ है। तो ए में कहा गया है पार्टिसिपेशन इन द सोशल लाइफ ऑफ द स्कूल इज सिग्निफिकेंट फॉर लर्निंग टू अकर, और रीज़न में बोला गया है लर्निंग इज प्राइमरली अ सोशल एक्टिविटी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी में बोला गया ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड लास्ट बोथ ए एंड आर फॉल्स। यानी कि जो कथन ए है, अधिगम के लिए सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, और इसका जो तर्क है, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। तो अधिगम के लिए जो विद्यालय के सामाजिक अवसर होते हैं उनमें जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, वो इम्पॉर्टेंट है। और अधिगम जो है वो क्या है, एक तरह से सोशल एक्टिविटी है, यानी कि सामाजिक क्रिया है। तो ये इसका जो कारण ए दिया गया है वो भी सही है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन आर दिया है ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd में कहा गया है टीचर्स कैन मेक क्लासरूम एक्टिविटीज़ मीनिंगफुल बाय फर्स्ट डिवाइडिंग देम इन डिसकनेक्टेड चंक्स, गिविंग एम्बिगियस इंस्ट्रक्शन अबाउट देम, एंड सी में प्रेजेंटिंग देम इन डिकैंचुअलाइज्ड मैनर एंड सिचुएटिंग देम इन द ऑथेंटिक कॉन्टेस्ट। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना, यानी कि डिस्कनेक्ट करना। तो ये क्या है, ये गलत है। उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, अस्पष्ट निर्देश देना ये भी रॉन्ग होगा। उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, अब संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो वो क्या है, एक तरह से ये एक गलत तरीका है और इससे बच्चे को कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है, इससे कुछ उसका अधिगम नहीं हो रहा है। तो इस क्या है, इसमें जो क्लासरूम होगा वो
सार्थक नहीं होगा, कोई मीनिंगफुल नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, यानी कि उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, सिचुएटिंग देम इन ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट। जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज 24 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पैडागॉजिकल प्रैक्टिसेस आर डज नॉट कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फर्स्ट ऑप्शन है कैरिकुलम एडेप्टेशन एज पर नीड्स, एंड बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, सी innovation in curricular planning, rigid exam center teaching strategies। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती? इसमें नहीं पूछा गया है। तो आवश्यकता के अनुसार पाठचर्या अनुकूलन, ये तो सही है। पाठचर्या अनुकूलन जो है वो तो टाइम पे करना ही चाहिए। एंड छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, यानी कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, तो बच्चों को ऑलरेडी अनुभव होता है, उनका जो पुराना ज्ञान होता है उसके साथ पढ़ाना, पुराने ज्ञान को जोड़कर नए ज्ञान से पढ़ाना, तो ये भी सही है। पाठचर्या नियोजन में नवाचार, यानी कि इनोवेशन इन कैरिकुलम प्लानिंग। तो कैरिकुलम प्लानिंग में क्या है, चेंजेस होते रहने चाहिए, तो ये भी राइट है। और पूछा क्या गया है, प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देता है, तो क्या पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वो रिजिड एग्ज़ाम सेंटर टीचिंग स्ट्रेटजी, यानी कि जो एग्ज़ाम सेंटर है वो उसको रिजिड बना देना, यानी कि परीक्षा केंद्रित जो कठोर शिक्षण रणनीतियाँ हैं, तो ये क्या है, पूरी तरह से गलत है। और इसमें क्या पूछा गया, नॉट ही पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। एंड लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी एजर्शन ए दिया गया है जिसका रीज़न आर दिया गया है। तो एजर्शन में क्या बोला गया है, अ टीचर शुड कनेक्ट कंटेंट टू बी टॉट विथ स्टूडेंट्स डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, एंड रीज़न आर है चिल्ड्रन कम टू स्कूल विथ वैल्यूएबल लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट टीचर्स नीड टू पे अटेंशन टू। Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. And both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false, and D, both A and R are false। यानी कि अभिकथन में जो बोला गया है कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए, जिसका तर्क आर है बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो इसमें क्या है, जो ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की, या ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, या ए सही है लेकिन आर गलत है, एंड लास्ट है ए और आर दोनों गलत है। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। शिक्षिका द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना, यानी कि जो भी शिक्षक कैरिकुलम जो है, जो सिलेबस है उसको पढ़ा रहे हैं, तो उसको क्या है, उनके जो पूर्व ज्ञान है उससे जोड़ करके उनको नया ज्ञान प्रदान करना। तो ये जो है वो राइट है। और इसका जो रीज़न दिया गया है कि स्कूल जब बच्चे आते हैं तो वो अपने दैनिक जीवन के अनुभव के साथ आते हैं, यानी कि वो अपने दैनिक जीवन की जो एक्टिविटी होती हैं, जो अपनी फैमिली में वो सीखते हैं, पेयर्स के साथ में सीखते हैं, और जो उनका पास पड़ोस होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, तो उससे क्या होता है, उनको नॉलेज मिलता है, और उसी नॉलेज के साथ वो स्कूल आते हैं। तो इसका जो रीज़न है वो भी राइट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स लर्नर्स एवेल्युएट देयर ओन लर्निंग एंड चेक देयर अंडरस्टैंडिंग। ए फॉरगेटिंग, बी इमिटेशन, सी मेटाकॉग्निशन, एंड डी रोट मेमोराइजेशन।
निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? फर्स्ट, विस्मरण, बी, अनुकृति, सी, अधिसंज्ञान, डी, रटकर याद करना। तो जो रटकर याद करना है वो रटकर याद की हुई चीज़ याद नहीं रहती है, कुछ समय के लिए याद रहती है और वो फिर भूल जाते हैं, वो चीज़ माइंड में सेट नहीं होती। अनुकृति, इमिटेशन, सी, अधिसंज्ञान यानी कि मेटा कॉग्निशन। अनुकृति, इमिटेशन, विस्मरण, फॉरगेटिंग, ये भी रॉन्ग है। तो इससे क्या है, जो फॉरगेटिंग है बच्चा भूल जाएगा, तो उसमें क्या उससे उसकी समझ की कोई जांच नहीं हो रही है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है, इमिटेशन से भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या है इसका जो राइट आंसर है वो मेटा कॉग्निशन यानी कि अधिसंज्ञान। जो मेटा कॉग्निशन है उससे क्या होगा कि बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसकी समझ की जांच में मदद मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 is misconception among children are abnormal और typical, natural, rare। बच्चों में भ्रांतियाँ होना है असामान्य, अप्रारूपिक, प्राकृतिक या दुर्लभ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों में भ्रांतियाँ होती हैं, मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, क्या है ये? एबनॉर्मल है, अटिपिकल है, नेचुरल है या रेयर? तो बच्चों में भ्रांतियाँ होती है, क्या है? एक नेचुरल थिंग यानी कि प्राकृतिक। तो क्या होगा इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 में कहा गया है अ स्टूडेंट एक्सपीरियंसिंग लर्नड हेल्पलेस इज लाइकली टू शो इंथुजियाज्म इन लर्निंग, फोकस ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, focus on performance oriented approach goals, withdraw from learning activities। यानी कि एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान, या शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। तो जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वो सीखने में उत्साह नहीं दिखाएगा, कोई भी इंथुजियाज्म शो नहीं करेगा। तो ये क्या है? रॉन्ग है। महारत उन्मुख लक्षणों पर ध्यान देने यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, ये भी नहीं होगा, वो मास्टरी ओरिएंटेड गोल पे फोकस नहीं कर पाएगा। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना यानी कि फोकस ऑन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोचेस, रॉन्ग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। यानी कि अगर वो हेल्पलेसनेस फील कर रहा है, अधिगम में असहायता महसूस कर रहा है, तो वो क्या होगा? जो शैक्षिक गतिविधियाँ होंगी उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई उसमें उसकी रुचि नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, विथड्रॉ फ्रॉम लर्निंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इनर, इनर यानी कि आंतरिक। तो इसमें पूछा गया है जो आंतरिक प्रेरणा है वो क्या है, उसका एग्जाम्पल पूछा गया है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आउट ऑफ इंटरेस्ट, ड्रॉ अ पिक्चर टू विन अ कैश प्राइज, पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट टू विन अ अवार्ड, या स्टडिंग टू गेट प्रेज ऑफ पेरेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? ए, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना,
या माता पिता से प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा जो इनर मोटिवेशन का एग्जाम्पल होगा। क्या है? ड्राइंग अ पिक्चर टू विन अ कैश प्राइज, यानी कि कैश प्राइज जीतने के लिए वो क्या कर रहा है, पिक्चर को ड्रॉ कर रहा है। पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट टू विन अ अवार्ड, यानी कि अवार्ड पाने के लिए वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। स्टडिंग टू गेट प्रेज ऑफ पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स से प्रशंसा पाने के लिए वो क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। तो ये जो तीनों है एग्जाम्पल वो किसके हैं, वो हैं आउटर जो मोटिवेशन होता है उसके, जो बाह्य प्रेरणा होती है उसके एग्जाम्पल हैं ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी कि लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आउट ऑफ इंटरेस्ट, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। ये क्या है, ये अंदर से उसको फील होगा, अंदर से वो मोटिवेट होगा, तभी उसको इंटरेस्ट होगा एक नई भाषा सीखने में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आउट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following an environmental factor which impact learning? First, attitude, second, motivation, C, personality traits, and D, स्कूल। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, रवैया, प्रेरणा, व्यक्तित्व लक्षण या विद्यालय। पर्यावरणीय कारक पूछा गया है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग। तो इसमें क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होगा, एटीट्यूड, ये भी गलत है, मोटिवेशन, प्रेरणा, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, पर्सनैलिटी ट्रेट्स। जो आपका राइट आंसर है वो होगा स्कूल, यानी कि विद्यालय। तो आपके जो 30 क्वेश्चन CDP के थे तो उनकी सीरीज़ आज कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे किसी नए पेपर के। और ये जो क्वेश्चन थे वो थे 4 जनवरी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, कंटेंट समझ में आया हो, तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।